हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हॉस्टल वार्डन का बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हर एक टाइप को, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और अब हमारा चल रहा है दोस्तों मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछे गए क्वेश्चन है, खास करके आपका रिपीटेड जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक हॉस्टल वार्डन में दिया गया है, इन्हीं सब क्वेश्चन का हमारा एमसीक्यू चल रहा है। ये होगा दोस्तों हमारा एमसीक्यू का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी और कंप्लीट करा दिया है एमसीक्यू का, तो आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपका हॉस्टल वार्डन के लिए। और जो भी स्टूडेंट टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अभी टीचर भर्ती की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट भी ये टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइए, क्योंकि आपको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों हम कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एल पैरेलल है एम तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों आपको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप चाहो तो वीडियो को रोक करके बना सकते हो, लेकिन सभी स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आना चाहिए। आप अपने से प्रयास एक बार जरूर कीजिए, उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा ही ट्रिक के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप पहले खुद से आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें आपको एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम पूछा गया, कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आपका मंडी निरीक्षक 2021 में पूछा गया। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सभी जो है हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके खास करके व्यापम में जो पूछे गए प्रश्न है, जो आपका एक से ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके लिए बिल्कुल छाट करके लेकर के आया हूँ। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं अगर इसी एक लाइन को लूँ, ये हमारा मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर कोई एक एंगल दिया गया है। ठीक है, ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एक एंगल 2 है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1, यहाँ का जो भी मान रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, सेम वैल्यू यहाँ का भी रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों, ये हमने सीखा है संगत कोण से। आपने हमारा लाइन और एंगल वाला चैप्टर देखा ही होगा, वहां पर मैंने आपको सभी प्रकार के कोणों के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझा दिया हूं। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे दोस्तों, संगत कोण के अकॉर्डिंग। ठीक उसी प्रकार यहां पर का जो भी मान रहेगा, ये वाला कोण का जो भी मान रहेगा और ये वाला कोण का जो भी मान रहेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब दोस्तों देखिए ये वाला हमारा एंगल 1 है। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो ये भी आपका एंगल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा ये एंगल 1, ये हो गया दोस्तों हमारा ये एंगल 1। अब ये इसको देखिए, ये आपका एक सीधा सीधा लाइन है। ठीक है, एक सीधा सीधा लाइन है, इसी पर हमारा पूरा एंगल बन रहा है। ये हो गया दोस्तों हमारा एंगल 1 और ये वाला हो गया हमारा एंगल 2। मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, पूरा हमारा इस प्रकार से कुछ एंगल बन रहा है। मतलब एक लाइन जो होता है उसमें कितने का एंगल बनता है, तो उसमें बनता है दोस्तों आपका 180 अंश का। ठीक है, एक सीधी लाइन 180 अंश का एंगल बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सा प्रश्न है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपको पूछा गया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए हमें सभी एंगल का, जितने भी टाइप्स का आपका देखिए एंगल बनता है, सभी का हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि आपका संगत कोण क्या हो गया, आसन्न कोण क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप हमारे रेखा और कोण वाले चैप्टर को जाकर के जरूर देखिए। अब यहाँ से देखिए इसको हम एक और कंसेप्ट से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। ये हमारा देखिए ये हमारा ये जो पूरा लाइन दिया गया है, ये आपका 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा एंगल 1 और ये हमारा ये जो एंगल, मतलब जो भी एंगल दिया गया है, ये हमारा दिया गया दोस्तों इसका वैल्यू 30 अंश। ठीक है, 30 अंश। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 180 अंश का। मतलब एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 अंश। कितना हो गया दोस्तों, 150 अंश। मतलब ये एंगल 1 का मान कितना आ गया, 150 अंश। इसका मान 30 है तो इसका मान भी 30 हो जाएगा। इसका मान 150 है तो इसका मान भी 150 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम पूछा है, मतलब 150 और ये 30 दोनों का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, दोनों में आपका मान सेम आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है।
देखिए क्या दिया है, रेखाएं पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि एंगल पी ओ आर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यूब बराबर 5:7 हो तो एंगल पी ओ एस का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, एंगल पी ओ एस का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो फिर ये भी आपका देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए, सभी से बनने चाहिए, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को भी हम दो तरीके से बना सकते हो। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा कंसेप्ट, जो चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमारा एंगल और ये हमारा लाइन वाला जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें मैंने आपको सभी कंडीशन बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, देखिए एक हमने पढ़ा है दोस्तों शीर्षाभिमुख नियम। क्या पढ़ा है हमने, शीर्षाभिमुख नियम। अब देखिए शीर्षाभिमुख नियम क्या कहता है, शीर्षाभिमुख नियम क्या कहता है कि कभी भी हमें इस प्रकार से एंगल दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हो और यहाँ पर एंगल दिया हो, मतलब यहाँ पर देखिए हमें कितना दिया है दोस्तों 7x, ठीक है, ये वाले एंगल का मान हमें कितना दिया है 7x, ये वाले एंगल का मान हमें दिया है दोस्तों 5x। तो शीर्षाभिमुख नियम के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए 5x दिया है, इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये आपका 7x दिया है, इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा दोस्तों 7x आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक सीधी लाइन है, ये भी आपका एक सीधी लाइन है। हम कोई सा भी एक लाइन को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं पी क्यू को ही लेता हूँ, ये हमारा हो गया दोस्तों पी क्यू, ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा ये पी और ये क्यूब। अब यहाँ से देखिए आपका देखिए इतना एंगल कितना हो गया दोस्तों 7x, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया आपका 7x और उसके बाद ये वाला एंगल कितना हो गया दोस्तों 5x, कितना हो गया 5x, मतलब 7x और 5x को अगर मैं जोड़ दूं तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों आपका 180 अंश के बराबर। ठीक है, यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं क्या, 7 और ये 5 12x, कितना आ गया 12x बराबर कितना हो गया दोस्तों 180 अंश। अब यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहीं से देखिए इसको हम कटा देते हैं, 12 कम 12, ये भी हो जाएगा दोस्तों 12 कम 12 और ये 12 पंचे 60, कितना हो गया x का मान 15 अंश ये हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमें कितना मिला 15 अंश। अब चूंकि हमें x का मान मिल गया, अब उसके बाद देखिए हमें पूछा क्या गया है, कोण POS इसका मान पूछा गया है और कोण POS का मान हमें कितना मिला दोस्तों 7x। ठीक है, कोण POS इसका मान हमें कितना मिला है 7x। कहां से मिला, शीर्षाभिमुख नियम से। अब देखिए 7x तो ये हो गया दोस्तों आपका 7 इंटू x का मान हमने कितना निकाला है, x का मान हमने निकाला है दोस्तों 15। अब ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, कितना हो गया दोस्तों 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर ये देखिए हमें एंगल POS का मान कितना मिल गया 105 अंश, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एंगल POR और एंगल ROQ, इन दोनों का अनुपात हमें दिया है दोस्तों 5:7 के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 5 और ये हो जाएगा 7। यहाँ पर तो दोस्तों ये हमारा 5x और ये 7x ये हमने माना है, एक एंगल को हमने 5x से माना और एक एंगल को हमने 7x से माना। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हमने शीर्षाभिमुख नियम लगाया, फिर हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान से प्रश्न है। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। देखिए आपके पास कोई बगीचा है वर्गाकार इस प्रकार से, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें एरिया दिया गया, कितना दिया दोस्तों 25 किलोमीटर, 25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला कि उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये चीज हमें पूछा गया। ठीक है, 3 किलोमीटर एक घंटे में वो कितना चल रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो इस दर से चले तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज हमें पूछा गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी प्रयास कीजिएगा बनाने का, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हमारा पहला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार बगीचा दिया गया है। अब देखिए वर्ग में क्या कंसेप्ट होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये भुजा हमारे पास ए है तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है ए, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना दिया गया है दोस्तों 25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी भुजा का वर्ग, ठीक है। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी भुजा का वर्ग, ठीक है। यही होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, इसकी भुजा हमने ए माना है, मतलब ए का वर्ग, इसका मान कितना दिया गया है 25, मतलब ए का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। ए का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया दोस्तों 5 किलोमीटर। मतलब यहां से आपका देखिए ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ये भी आपका 5, ये भी आपका 5 और ये भी आपका आपस में 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए और कंडीशन क्या दिया गया है प्रश्न में, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, अब मान लीजिए वो यहां से चलना आरंभ करता है, अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है। अब उसको पूरा एक चक्कर लगाने में, इसके चारों ओर वो इस प्रकार से एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। वैसे तो वो चक्कर यहां से लगाएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहां से ऊपर से लिख रहा हूं, ठीक है। वो चक्कर कहां से लगाएगा दोस्तों, इसके एक किनारे से, यहां से चक्कर लगाकर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, उसके बाद ये अपने पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हमारा एक चक्कर पूरा होगा। तो देखिए एक चक्कर लगाने में किसी भी वर्ग का हो गया या फिर किसी भी वृत्त का हो गया, किसी भी आपका देखिए आयत का हो गया, अगर हम इसका एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके परिमाप का एक चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। वही उसका एक चक्कर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका हो जाएगा परिमाप, ठीक है। मतलब एक चक्कर, वर्ग का एक चक्कर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों वर्ग का परिमाप के बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों वर्ग का परिमाप, ठीक है। हम किसी भी चीज का अगर एक चक्कर लगाएं, अगर हम एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और घूम फिर करके हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, मतलब हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस ही हो जाएगा दोस्तों उस चीज का परिमाप, ठीक है। चाहे आपका वर्ग हो या फिर आयत हो या फिर वृत्त हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर हम एक चक्कर लगा रहे हैं, मतलब हम वो हो जाएगा दोस्तों वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 इंटू ए, ठीक है। वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुणित भुजा, ठीक है। इसके हम चारों साइड को आपस में जोड़ देते हैं, यही हो जाएगा दोस्तों इसका परिमाप। मतलब एक चक्कर लगाने में 4 गुणित ए, ठीक है, 4 गुणित भुजा, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुणित ए का वैल्यू कितना दिया गया है 5, कितना हो गया दोस्तों 5 चौक 20, ठीक है। एक चक्कर लगाने में 20 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। अगर मैं इस वर्ग का एक चक्कर लगाता हूं तो कुल मुझे 20 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। अब कितने टाइम में करना पड़ा ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। हमें कुल मिलाकर के समय निकालना है। तो देखिए एक चक्कर घूमने में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 20 किलोमीटर। तो एक चक्कर में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में वो कितना चल रहा है दोस्तों 3 किलोमीटर। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो देखिए कुल कितना ट्रेवल कर रहा है एक चक्कर में 20 किलोमीटर, और एक चक्कर में उसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों 3 घंटा, ठीक है। एक चक्कर में कितना लग रहा है 3 घंटा, माफ कीजिएगा यहाँ पास आपको 3 घंटा नहीं लग रहा है, ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका डिस्टेंस और ये हो जाएगा उसका चाल, ठीक है। ये हो गया दोस्तों उसका डिस्टेंस, ये हो गया उसका चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वहां से आपका देखिए टाइम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, टाइम बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों आपका दूरी, 3 हो जाएगा दोस्तों आपका चाल, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर से हमें टाइम निकालना है, तो टी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 20/3, और 20/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 3 छक्के 18, ये हमारे पास 2 शेष बचेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6 सही 2/3 घंटा, ठीक है। 6 सही 2/3 घंटा, और यही हमें पूछा गया, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में अलग दिया गया है, यहाँ से देखिए ये आपका 6 सही 2/3 घंटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको ये आपका 6 घंटा दिया है, उसके बाद आपको मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 6 घंटा धन 2/3 और ये आपका घंटे में है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों 3 एकम 3, ये 20 तिया 60, मतलब कितना हमें टाइम लगा 6 घंटा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20 दूने 40 मिनट, ठीक है। 6 घंटा 40 मिनट, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, बस हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है।
अगर हम चाहे आपका वर्ग हो, आयत हो, ठीक है, चाहे आपका दोस्तों वृत्त हो, अगर हम उसका पूरा एक चक्कर लगाते हैं मतलब वो हो जाएगा दोस्तों उसका परिमाप। कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहां से हम उसका कंपैरिजन परिमाप से करते हैं। देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताया हुआ है। देखिए एक प्रश्न बनता है कि आपका कोई एक बड़ा घन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा घन है, इसको पिघला करके हम छोटे छोटे घन बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। कोई बड़ा घन को हम पिघला करके छोटे छोटे घन बनाते हैं। तो कभी भी इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें कंपैरिजन करते हैं उस घन के वॉल्यूम से, ठीक है। और उसके वॉल्यूम से हम क्यों कंपैरिजन करते हैं, ये हमने घन और घनाभ वाला चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसका कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इसके वॉल्यूम से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका किसी भी वर्ग में या फिर किसी भी आयत का एक चक्कर लगा रहा है तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, उसके परिमाप से। बस यही दो डिफरेंस है और यही दोनों जगह से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए यहां पर क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न, किसी आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको ये चित्र समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आपका आयत के आकार का दिया गया दोस्तों, इसका डिस्टेंस, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें कितना दिया गया दोस्तों, ये हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि आयत के दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्त काट करके निकाल दिया गया है, ठीक है, इतने साइड को निकाल दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसके पीछे साइड में भी इधर से भी आपको अर्धवृत्त काट के इधर से भी निकाल दिया गया है, ठीक है। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब हमें टोटल इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो रेखांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों और ये प्रश्न देखिए आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा, सभी से बनना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए देखने से आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। ये हमें दिया गया दोस्तों इसकी लंबाई, मतलब ये हो जाएगा आपका लेंथ। ये हमें दिया गया दोस्तों इसकी चौड़ाई, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका ब्रीथ। अब यहां से देखिए अगर मैं पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, अगर ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहां तक अगर मैं पूरे आयत का निकालूं, ठीक है, अभी ये अर्धवृत्त को हम छोड़ करके पूरे आयत का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल या फिर एरिया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है, मतलब एल इंटू बी, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 35 गुणित 28, ठीक है। और 35 गुणित 28 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 980 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया आपका पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब यहां से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास पूरा आयत, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पूरा आयत। तो पूरे आयत के अगर क्षेत्रफल से मैं ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके पूरे आयत के क्षेत्रफल से अगर मैं घटा दूं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, ये आपका देखिए पूरा आयत है इस प्रकार से, इसको हम समझ लेते हैं, ये आपका पूरा आयत इस प्रकार से है। अभी हमने अर्धवृत्त को नहीं काटा, ठीक है, ये आपका 35 है और ये आपका 28 है, ठीक है। ये आपके पूरे आयत के क्षेत्रफल से मैं इन दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूं और इन दोनों के सम को, इन दोनों के योग को अगर मैं पूरे आयत के क्षेत्रफल से घटा दूं तो मुझे केवल और केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या मिल गया दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल मुझे मिल गया। अब यहां पर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहां पर है आपका अर्धवृत्त तो हम इसको भी आधा कर देते हैं, ये हो गया दोस्तों आपका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हमें बिल्कुल ध्यान में देना है।
देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका एक अर्धवृत्त के आकार का है, ठीक है, ये भी आपका एक अर्धवृत्त के आकार का है, दोनों का हाइट सेम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्त है। अब हमें इसका हाइट दिया गया है, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला हमें हाइट दिया गया है। मतलब हाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वृत्त का डायामीटर, ठीक है, हाइट हो जाएगा इस वृत्त का डायामीटर। तो मैं यहां से रेडियस निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना निकल करके आ जाएगा दोस्तों, इसका रेडियस निकल जाएगा इस डायामीटर का आधा, मतलब रेडियस कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। इधर भी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। दोनों साइड को अगर मैं योग कर दूं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को योग करना है, जोड़ना है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां भी आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 14 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया प्लस, ठीक है। इस साइड के अर्धवृत्तों को भी हमें जोड़ना है, इसके क्षेत्रफल को भी हमें जोड़ना है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका भी मान है आपका 14, 14 के स्क्वायर, और ये बटे में 2। देखिए आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पर, ठीक है, आप कितना अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। और इस टाइप से आपको कई बार और प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार से कैसे प्रश्न बनता है। देखिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं 14 का वर्ग इसको भी मैं कॉमन ले लूं तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहां से कितना बच जाएगा, 1/2, धन यहां से भी कितना बच जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 1/2, आधा और आधा को मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, एक ही हो जाएगा। इस एक का मैं अगर इसके साथ गुणा करूंगा तो सेम वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये मिल गया दोस्तों पाई इंटू ये हमारा 14 का वर्ग, ठीक है। अब यहां से देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, कितना हो गया पाई का मान 22/7, 14 का वर्ग इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 14 गुणित 14, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये हो गया 7 एकम 7, ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14, ठीक है। 22 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूने हो जाएगा आपके पास 44, ये हो गया 44 गुणित ये हो गया दोस्तों 14। अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको गुणा करने पर ये आ जाएगा दोस्तों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल मिल गया 980 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों अर्धवृत्तों को हमने जोड़ा, दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ा तो वो कितना मिल गया दोस्तों, 616 वर्ग सेंटीमीटर। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के सम में, ठीक है, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के सम को हमें पूरे आयत के क्षेत्रफल से हमें घटा देना है। तो यहाँ से देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए क्या हो जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 980 माइनस, ठीक है, 980 माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया दोस्तों, 616, ठीक है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल, जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 980 में से अगर मैं 616 को घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये आपका 8 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा तो 3, मतलब 364, कितना हो जाएगा दोस्तों, 364 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इस टाइप से आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने एक प्रश्न देखा ही होगा हमारे क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में। देखिए एक प्रश्न कई बार रिपीट होता है कि आपका देखिए कोई से भी एक वर्ग के आकार का कोई से भी अगर खेत होगा, इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना का भी कोई रास्ता होगा, ठीक है, इसके चारों ओर कितना का भी कोई रास्ता होगा तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इन दोनों का कंसेप्ट सेम है।
मैं यहाँ से ये बड़ा वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालूं, यहाँ से अगर मैं बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल से ये छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो जो भी आएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, और ये वाला प्रश्न तो आपका छात्र शिक्षक में पूछा ही गया है, तो बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 364, कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 364 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, एक आयताकार बक्से का माप 12 सेंटीमीटर गुणित 84 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। इस बक्से में 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने बर्फ के घन रखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन मैंने क्षेत्रमिति से ही लिया है, क्योंकि क्षेत्रमिति आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है और यहीं से आपको छात्र और शिक्षक में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। क्या बोला देखिए, मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं। आयताकार बक्से का माप, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक आयताकार बक्सा है, कोई सा भी एक आयताकार बक्सा है दोस्तों, ठीक है, उसका हमें माप दिया गया है। अब क्या बोला कि इस बक्से में 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने बर्फ के घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई एक आयताकार बक्सा है, अब क्या बोल रहा है कि इस बक्से के अंदर हम 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने बर्फ के घन रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई छोटा छोटा बर्फ का घन होगा दोस्तों जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस बक्से के अंदर कितने घन रख सकते हैं, यही चीज हमें पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने अभी आपको इसका कंसेप्ट बताया है और इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछेंगे, तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल आप वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को बनाइए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आपका कोई सा भी घन हो, घनाभ हो, ठीक है, कोई सा भी आपको इस प्रकार से बक्सा दिया गया हो, क्या बोले कि उसको अगर पिघला कर, तोड़कर, मरोड़ कर अगर हम कोई छोटा छोटा घन बनाते हैं तब के कंडीशन में, या फिर कोई बड़ा बक्सा के अंदर में कोई अगर छोटा बक्सा, अगर हम कितने सारे बक्से रख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से अगर आपको कोई सा भी प्रश्न दे दिया जाए तो हमेशा हम कंपेरिजन करेंगे दोस्तों उनके वॉल्यूम से। ठीक है, हमेशा हम कंपैरिजन करेंगे उनके वॉल्यूम से। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो आपका बड़ा वाला बक्सा है, बड़ा वाला बक्सा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बड़ा वाला बक्सा, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आयतन क्या हो जाएगा। ठीक है, आयताकार बक्से का देखिए आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, इसमें से एक है दोस्तों आपका लंबाई, एक है दोस्तों आपका चौड़ाई और एक है आपका ऊंचाई। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब ये हो जाएगा आपके 12 गुणित 8 गुणित 4। ठीक है, ये हो गया दोस्तों बड़ा वाला बक्सा का आयतन। अब क्या बोल रहे हैं कि उसके अंदर हम 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने बर्फ के घन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है दोस्तों, घन। ठीक है, घन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके सभी साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब छोटा वाला जो भी बर्फ का घन है उसका आयतन, ठीक है, छोटा वाला बर्फ का जो भी घन बनेगा दोस्तों उसका आयतन क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2, या फिर इसको हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी भुजा को अगर हम a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब। ठीक है, इसी को मैंने संक्षेप में लिख दिया 2 गुणित 2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितने घन रखे जा सकते हैं, तो अभिष्ट संख्या क्या निकल के आएगा, संख्या आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों के वॉल्यूम में हमें कंपैरिजन कर देना है। मतलब देखिए बड़ा वाला जो बक्सा है उसका आयतन कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया आपका 12 गुणित 8 गुणित 4। ठीक है, इसके आयतन से मैं जो छोटा वाला जो बर्फ बनेगा, ठीक है, उसके आयतन को अगर मैं भाग कर दूं, ठीक है, मतलब इसके आयतन से अगर मैं बड़े वाले जो बक्सा है उसके आयतन का अगर मैं भाग कर दूं तो जो भी संख्या निकल करके आ जाएगा दोस्तों वही मात्रा के बर्फ के घन हम इस बक्से के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट होता है और यहीं से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा देखिए 2 दूने 4, ये हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48। कितना हो गया दोस्तों, 12 चौक 48। कहने का मतलब देखिए आपको इस डायमेंशन का आपको कोई सा भी एक आयताकार बक्सा दिया गया हो, इसके अंदर में हम 2 सेंटीमीटर भुजा के
टोटल 48 घन, ठीक है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के हम टोटल 48 घन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, ठीक है। अब आपका देखिए जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आ गया, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है हमारे जनसंख्या वाले चैप्टर में, और सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। आपका देखिए 1 बार 2 बार, आपका देखिए 3 बार पूछा गया है, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो आपका 3 से 4 बार पूछा गया आपका व्यापम के एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन्हीं में से आपको डाटा को चेंज करके आपको देखिए आगामी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व कीजिए, चाहे आपका मैथ्स का हो, कंप्यूटर का हो, हिंदी का हो, कोई सा भी हो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसका बहुत ही अच्छा मैंने ट्रिक बताया हुआ था, अगर आप उस ट्रिक को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड बना सकते हो। देखिए क्या दिया, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, जो भी नगर की जनसंख्या दोस्तों वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता ही है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसमें अगर 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 100 में अगर 10% की वृद्धि होगी तो वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 110%, ठीक है। 10% वृद्धि करने पर ये हो जाएगा आपका 110%। अब यहाँ से देखिए अगर मैं प्रतिशत को हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 110 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक है। प्रतिशत को हटाने में क्या हो जाएगा दोस्तों 110 बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, मतलब देखिए 110% की वृद्धि, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 11/10 की दर से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 11/10। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी ट्रिक है इसका। अब देखिए दर जो है 10% के हिसाब से हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 11/10, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या, यहां पर देखिए प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब हम 2 वर्ष बाद में चलते हैं, ठीक है। 2 वर्ष बाद अगर हम पहुंच गए तो वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या किस पे कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों, जनसंख्या को आपको देखिए यहां से कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों आपका टोटल 18,000 पे, हमारे पास कितना है दोस्तों जनसंख्या 18,000। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, अब यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जितना वर्ष बाद बोला रहेगा, ठीक है, तो इसी को हम उतने ही बार रिपीट करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष बाद बोला है तो हम 11/10 को 2 बार गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 11/10 गुणित ये हो जाएगा आपका 11/10, ठीक है। अगर आपको 3 वर्ष बाद बोला रहेगा तो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 वर्ष बाद बोला रहेगा तो इसको हम 5 बार गुणा करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इतना अगर आप समझ गए तो ये प्रश्न आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। देखिए कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, नहीं हमें इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला याद करना है। यहाँ से देखिए आपका हमारे ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 180 गुणित 11 करने पर कितना हो जाएगा 121, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे 18 कम 18 की 8 बचा 1, 18 दूनी 36 और ये 37 की 7 बचा 3, ये हो जाएगा 18 कम 18 और ये 19 20 21, कितना हो गया दोस्तों 21 और ये कितना आ गया दोस्तों हमारे 1 0, ठीक है 21,780। मतलब उस नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी दोस्तों 21,780। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी आपका 18,000 थी, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष बाद में उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 21,780, ठीक है। देखिए हमें किस में दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये वाला टाइप आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको देखिए खास करके आपका सीजी टेट हो गया, व्यापम हो गया, ठीक है। व्यापम का जो भी ज्यादा आपका एग्जाम होता है उसमें आपको इसी टाइप से ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आपके समझने के लिए मैं इसी टाइप से एक और प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए क्या दिया है, एक मशीन का मूल्य, देखिए सेम कंसेप्ट लगेगा दोस्तों, वो हमारा जनसंख्या बेस्ड था, अभी हमारा मशीन और मूल्य पे आ गया, ठीक है। एक मशीन का मूल्य ₹8100 है,
यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, ये चीज हमें पूछा गया है। देखिए दोनों में आपका कंसेप्ट सेम होगा, ठीक है। उसमें आपका जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन था और ये आपका देखिए इसमें हमें मशीन का मूल्य पूछा है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट वही है, दोनों का कहने का मतलब वही है, ठीक है। मशीन का मूल्य इतना था, इतना है, इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी कर रहे हैं, उसमें हम वृद्धि कर रहे थे, ठीक है। प्रति वर्ष हम 10% की कमी करें या फिर वृद्धि करें, उसके बाद हम 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा या फिर कितना रहा होगा या फिर कितना था, ऐसे करके अगर हमें पूछा जाए तो इन सभी का एक ही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो सभी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये, एक मशीन का मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, हमें 8100 रुपए, कितना दिया गया 8100 रुपए। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी मूल्य है वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जो भी मूल्य दिया रहेगा उसको हम 100% मान करके चलेंगे। अब क्या बोल रहा है कि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, वहां पास 10% की वृद्धि हो रही थी, तो 100 से वो कितना बढ़ गया दोस्तों, 110 हो गया। लेकिन यहाँ पर 10% की कमी आ रही है, तो 100% में अगर मैं 10% की कमी करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 90%, ठीक है। बस सेम कंसेप्ट है, सेम चीज हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 90%। अगर मैं प्रतिशत को हटा दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90/100, ये हो जाएगा दोस्तों 90/100। ये हमारा 0 कट के कितना आ गया दोस्तों, 9/10। अब हम कंपेरिजन करेंगे इससे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, ठीक है। उसमें भी आपको 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो देखिए कुल रेट, ठीक है, जो भी हमें मूल्य हमें दिया गया है या फिर जो भी जनसंख्या हमें दिया रहेगा, ठीक है, मूल जनसंख्या या फिर मूल रेट हमें जो दिया रहेगा उसी पे हम निकालेंगे, ठीक है। उसी में ना हमें पता चलेगा कि इतना पहले रेट था, उसके बाद 2 वर्ष बाद इतना रेट हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारा ये टोटल 8100 रुपये हमें दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया हमें, 2 वर्ष बाद बोला है, तो इसको हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा 9/10 गुणित 9/10। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या बोला दोस्तों, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। यह है दोस्तों 2 वर्ष बाद का, यह है आपका 2 वर्ष बाद का, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, इसी में अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए, वैसे तो इसका मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है आपको, ठीक है। यही कंसेप्ट से संबंधित हमने कई सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं। यहीं पर अगर आपको 2 वर्ष पहले पूछ दिया जाता है तो वहां पर हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए टोटल मूल्य कितने दोस्तों 8100। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 वर्ष पहले पूछ दिया जाता है तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको उलट करके लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका 9/10 है, तो इसको हम 10/9 करके लिखेंगे, इसको हम 10/9 करके लिखेंगे। जितना वर्ष पहले पूछा रहेगा तो उतने बार हम गुणा कर देंगे, ठीक है, उतने बार हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 9/10 को हम उलट करके लिखेंगे। कब लिखेंगे दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में 2 वर्ष पहले का वैल्यू अगर हमें पूछा गया हो तो इसको हम उलट करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद का, तो इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे। यही दोनों कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया दोस्तों 81 गुणित 9 नहीं कितना हो गया दोस्तों आपका 81, ठीक है। 81 गुणित 81। अब हमें इसको करना है दोस्तों गुणा, ठीक है। तो देखिए हमें डायरेक्ट इसको गुणा नहीं करना, इसका भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 81 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए ट्रिक क्या हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ये हो जाएगा दोस्तों 1 का गुणा करने पर 1 एकम 1। अब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूने 16, ये हो गया दोस्तों 16, ठीक है। ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 6, 4 और ये 5, और ये हमारा आ गया दोस्तों 6, 6561। कितना आ गया दोस्तों 6561, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका वर्ग निकालने का ट्रिक। आप चाहो तो वो वाले वीडियो भी हमारे जा करके देख सकते हो। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6561 रुपए, ठीक है। देखिए हमें किस में दिया गया दोस्तों, ये दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये चीज हमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपका
कितना बार पूछा गया आपके व्यापम के एग्जाम में, ठीक है, कितना बार पूछा गया है कि किसी संख्या में हम इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दें या फिर इतने प्रतिशत की कमी कर दें, एक साइड को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है। इसमें आपका देखिए कई कंसेप्ट बनता है। एक वर्ग के देखिए, एक वर्ग के या फिर एक आयत के लंबाई में हम 10% की वृद्धि कर दें, इसके चौड़ाई में हम 10% की कमी कर दें, तो कुल क्षेत्र में कितना, कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा, ये हमारा पूछता है। या फिर आपको कोई सा भी एक घन दे दिया जाए, घनाभ कुछ भी दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोलेगा दोस्तों कि उसके एक साइड में, घन घनाभ में तो वैसे भी आपका एक से ज्यादा साइड हो जाते हैं, ये आपका देखिए 2D वाले में ही पूछता जाए ज्यादातर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक आपको वर्ग दे दिया जाएगा या फिर एक आयत दे दिया जाएगा, इसके एक साइड में या फिर इसके दोनों साइड में वृद्धि कर देगा, ठीक है, या फिर इसके दोनों साइड में कमी कर देगा, या फिर एक साइड में वृद्धि और एक साइड में कमी, ठीक है। यहां से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी से बनने चाहिए, सभी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं दोस्तों, प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है, यही चीज हमें पूछा गया है, प्रतिशत में परिवर्तन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये एक को हम मानेंगे दोस्तों ए, एक को हम मानेंगे बी, ठीक है, सेम कंडीशन में, ठीक है। अगर हमें आयत या फिर हमें वर्ग के रूप में दिया हो तो इसमें भी हमें एक साइड को हम ए मानेंगे, एक साइड को हम बी मानेंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये होता है आपका फॉर्मूला, क्या हो जाता है, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। अब यहीं से देखिए आपका 3 कंडीशन बनता है, बोलेगा कि इसके दोनों साइड में अगर कमी हो रही हो, ठीक है, देखिए इसमें एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जहां भी वृद्धि होगा उसमें हम लेंगे दोस्तों प्लस, जहां भी कमी होगा उसमें हम लेंगे माइनस, ठीक है। अगर दोनों साइड में वृद्धि होगा तो हम दोनों साइड में हम दोनों को प्लस लेकर के चलेंगे, दोनों साइड में अगर कमी होगा तो हम दोनों को माइनस लेकर के चलेंगे। एक साइड वृद्धि होगा, एक साइड कमी होगा, तो हम जो वृद्धि होगा उसको प्लस लेंगे, जो कमी होगा उसको माइनस लेंगे। यही 3 कंसेप्ट बनता है और यही तीनों कंसेप्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में रखूं तो वृद्धि को हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस, ये हो गया दोस्तों 20% की वृद्धि। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस, उसके बाद क्या आपका देखिए बी का मान 20% की कमी, कमी को हम क्या लेंगे दोस्तों, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -20। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों प्लस, ए का मान क्या है दोस्तों 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। उसके बाद देखिए इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमी हो रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास -20, ठीक है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100। बस यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 20 -20, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, टोटल आपके प्लस और ये माइनस को इंटू करेंगे तो हम ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 20 × 20 और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया दोस्तों 2 दूने 4, कितना आ गया 2 दूने 4, और ये किस में आ रहा है दोस्तों -4। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू माइनस में आता है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी, ठीक है। कुल प्रतिशत में 4% की जो भी आपका देखिए कुल क्षेत्रफल रहेगा या फिर मूल संख्या में, इसमें हमें वैसे संख्या करके पूछा गया है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई, तो माइनस का मतलब है दोस्तों कमी, और यही चीज अगर हमारे पास प्लस में आता है तो प्लस का मतलब हो जाता है दोस्तों वृद्धि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों 4% की कमी, ठीक है, 4% की कमी, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, एक टाई को ₹63 में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसी टाई को कितने में बेचनी होगी, ठीक है, उस टाई को, ये आपका प्रिंट मिस्टेक है, उस टाई को कितने में बेचनी होगी, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्नों को देखिए हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा 3 मॉक टेस्ट हो चुका है, सभी में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको सभी टाइप में आपको अगर आपको ट्रिक सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हॉस्टल वार्डन मैथ्स क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के बिल्कुल क्लास 1 से पढ़ना चालू कीजिएगा। क्लास 1 एलसीएम एचसीएफ से हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्लास 1 से आप पढ़ना चालू कीजिए, सभी क्लास को आप बिल्कुल पढ़िए, वहां से आप बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी प्रकार के प्रश्न में लगभग बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए।
देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या बोला है कि एक टाई को 63 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। बस आप एक चीज को समझिए, क्या बोला है कि एक टाई को 63 रुपए में अगर मैं बेच रहा हूँ, 63 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है। ठीक है, 5% का लाभ मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 5% का लाभ हो गया मतलब 105% हो गया। ठीक है, 105% होने पे 105% का मतलब दोस्तों इसको 63 में बेचने पर इसको कितना हो गया दोस्तों, 105% का लाभ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 63। ठीक है, 63 रुपए में बेचने पर या फिर 5% का लाभ कमाने पर, ठीक है 63 में बेच रहे हैं तभी वो 5% का लाभ कमा रहे हैं, या फिर 5% का लाभ कमाने में वो जो है उस टाइप को 63 रुपए में बेच रहा है। इसी आधार पे वो अगर उसको 10% लाभ कमाना है, ठीक है मतलब ये हमारा 100 से 110, ठीक है इसमें अगर मैं 10% ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 110%। ठीक है, 110% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 63 रुपए में बेचने पर वो 5% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 63/105। ठीक है, ये हो गया आपका 63/105। अब 110%, ठीक है 10% लाभ कमाना है, क्योंकि मुझे 10% लाभ कमाना है तो ये इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों 110 का गुणा। बस इतना सही कंसेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा नहीं इसमें फॉर्मूला यूज होगा, नहीं कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, बस इतना सही कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। देखिए इसको मैं कटा देता हूँ, 5 दूने 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूने 10, और ये भी आपका 5 दूने 10, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे ये 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूने 6, और ये 3 एकम 3। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए क्या है, ऊपर में 21 गुणित 22, नीचे में क्या दिया दोस्तों आपका 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, 22 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 तिया हो जाएगा आपका 66। मतलब उसे उस टाई को कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, उसको बेचना पड़ेगा 66 रुपए में, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए लगभग हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सॉल्व करके दोस्तों हम मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा हम टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें हमें एक ही चीज में फोकस नहीं करना। अगर हम सारा टाइम मैथ्स को ही बनाने में लगा दें तो बाकी कंप्यूटर के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, या फिर और अदर जो टॉपिक है उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। हमें टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ्स में आपको देखिए कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा होना चाहिए, और कई सारे क्वेश्चन में दोस्तों आपका थोड़ा बहुत ट्रिक और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी अपना लगाना ही पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम को सेव कर सकते हो। अदरवाइज इन सभी को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाने लगे तो आपको काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका 4 बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चाहे आपका सीजी टेट है, या फिर आपका सीजी व्यापम पीडीओ है, या फिर आपका संयुक्त परीक्षक है, या फिर एसीएफ का पेपर है। ठीक है, यही प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम फोटो कॉपी करके 4 बार आपको पूछा गया है। देखिए क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये चीज हमें पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी से बनना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। और आपको दोस्तों हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन को छांटने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज आप लोग लाइक करते चलिएगा। वैसे तो ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन फिर भी आप लाइक करते चलिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया है, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, 4:5। ठीक है, मान लेते हैं हम क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों 4x। ठीक है, और विक्रय मूल्य जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस एसपी, इसको हम मान लेते हैं 5x। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 5x। देखिए वैसे तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप निकाल सकते हो लाभ प्रतिशत क्या होता है। देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा हो जाएगा सीपी, एक हो जाएगा दोस्तों आपका एसपी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 1 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये चीज हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए आपका ये 4 हमें दिया गया है, चूंकि हमें निकालना है प्रतिशत, तो इसको हम कर देंगे दोस्तों 100 से गुणा।
ठीक है, यही चीज, बस इतना सही कंसेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 4 एकम 4 और ये 25 चौक 100, मतलब लाभ प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों, लाभ प्रतिशत आपका देखिए डायरेक्ट आ गया आपका 25%, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका डायरेक्ट मेथड। इसको आप चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हो। एक को हम मानते हैं 4x, एक को हम मानते हैं दोस्तों 5x। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपके, लाभ प्रतिशत ये हो जाएगा दोस्तों आपका SP माइनस CP, मतलब ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, और ये लाभ प्रतिशत हम कहाँ से निकालते हैं दोस्तों, हमेशा CP पे, ठीक है, क्रय मूल्य पे। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4x, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100। ठीक है, 5x में से 4x को अगर मैं माइनस करूं, 5x में से अगर मैं 4x को माइनस करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 1x मतलब x, नीचे में क्या दिया आपका ये 4x, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100, x से x कट गया, 4 से ये हमारे ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, 25 बार में। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 25% का लाभ, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको इन सभी का अगर PDF नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी क्लास का जो है PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है। बस आप हमारा प्लेलिस्ट उठाइए और वहां से आप क्लास 1 से बिल्कुल पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप गणित में 25 में आप देखिए 23-24 नंबर बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे चैनल से ही पढ़कर CG टेट में गणित में 30 में 30 नंबर लाए। ठीक है, 30 में 28 नंबर, 30 में 29 नंबर, 30 में 30 नंबर तक कई स्टूडेंट लाए हैं। ठीक है, इन सभी का कमेंट हमें मिलता है, कमेंट देख करके बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो आपका भी आ सकता है बहुत ही अच्छा नंबर, बस आप जा करके क्लास 1 से बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना चालू कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहो तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।